हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके एनसीईआरटी से जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में हमने रखा है, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। जैसे कि कल की क्लास में आपने देखा कि आपको कल कुछ नए क्वेश्चंस मिले थे, तो देखिए इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी बेहतर है या फिर आपका कहीं पे कुछ छूट रहा है। तो इन चीज़ों से आपको पता चल पाएगा और इसी के साथ आप ये भी इसमें पता कर पाएंगे कि आपकी एनसीईआरटी जो है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है या फिर कितनी अभी बाकी है ना। तो आज के सेशन में भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, कल की क्लास में आप लोगों की संख्या बहुत कम थी। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास शेयर करके इस क्लास में बच्चों को जोड़ेंगे, ताकि जो है आपके साथ वो और भी बच्चे इसमें जुड़ सके और उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिले। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प दे रखे हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, सबसे पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की है, एक परेड में 38 कमांड होती हैं, और आपको बताना है कि जो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जी हैं इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सभी साथी जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बताइए क्या आंसर सही होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जी के बारे में, तो ये एक भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बिल्कुल, ये विकल्प आपका एकदम सही है। भी कह रहा है कि सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि ये ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की है। सी कह रहा है कि एक परेड में 38 कमांड होती हैं। तो देखिए, एक परेड में जो है वो 38 कमांड नहीं बल्कि 36 कमांड होती हैं। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि विकल्प सी जो है वो यहाँ पे गलत दे रखा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, पहले में दे रखा है ए, बी और सी, तो देखिए ए, बी और सी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है केवल ए और बी, तो बिल्कुल देखिए ये बात आपकी सही है। केवल विकल्प ए और बी ये दोनों ही सही हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पक्षियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको सत्य कथन बताने हैं। विकल्प दे रखे हैं। पक्षी की दोनों आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पक्षी जब सीधे यानी कि सामने की ओर देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। डी कह रहा है अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, जिन्हें वो देखने के लिए अपना सिर को घुमाते हैं। तो आप सभी साथियों को ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से कथन सत्य दे रखे हैं। सभी साथी जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पक्षियों के संबंध में जो आपके कथन दिए गए हैं, पहला कह रहा है कि पक्षियों की दोनों आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है एकदम। और बी कह रहा है कि एक पक्षी जो होता है वो एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो देखिए, जब दोनों साइड आंखें हैं तो इसका मतलब वो एक ही समय में 2 चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, है ना। तो ये बात भी आपकी सही है। सी कह रहा है कि पक्षी जब सीधे यानी कि जब सामने की ओर देखते हैं तो वो किसी एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं आपके जो कि सीधे देखते हैं तो एक ही वस्तु पर उनका ध्यान केंद्रित हो पाता है। डी कह रहा है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी आंखें जो है वो एकदम स्थिर होती हैं, यानी कि वो उन्हें किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपने सिर को घुमाना पड़ता है ना। तो ये जितने भी विकल्प दे रखे हैं ये चारों के चारों सही हैं, यानी कि विकल्प चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथियों को पता है, इसलिए जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए कि जो बिहू फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। विकल्प दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, उड़ीसा। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं बिहू फेस्टिवल की, तो ये जो है आपका ये असम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, यानी कि विकल्प सी। देखिए अगर हम बात करते हैं बिहू मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जब नए चावल की जो फसल वहाँ पे आती है तब जो है यह बिहू फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। और इसी के साथ वहाँ का जो भेला घर होता है, उस भेला घर को जला करके लोग इसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। तो ये भी वहाँ की जो है एक फेमस प्रक्रिया मानी गई है बिहू फेस्टिवल के लिए, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं अटलांटिक महासागर, मृत सागर, आर्कटिक सागर या फिर प्रशांत महासागर। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि जो आपका दुनिया का सबसे नमकीन सागर है वो कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे नमकीन सागर की, तो वो है आपका मृत सागर यानी कि डेड सी। विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो मृत सागर है आपका, इसमें जो है वो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है वो नमक की मात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसे पता होगा। और इसी के साथ ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण जो है इसके अंदर जो लोग हैं वो डूब नहीं पाते हैं ना। तो ये भी विकल्प जो है आपको, ये पॉइंट भी आपको ध्यान कर लेना है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे कि रैपलिंग क्या है? तो ये आई होप आपके हिसाब से एक नया क्वेश्चन होगा आज के लिए, तो इसलिए आपको ये ध्यान रख लेना है। हो सकता है सीटेट जो है वो इस बार ये पूछ ले। कह रहा है पहाड़ पर कूदना, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से उतरना या फिर पहाड़ से खिसकना। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि रैपलिंग क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी वही साथी दे पाएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है बहुत अच्छे से। एक एक पॉइंट अगर उन्होंने क्लियर किया होगा तो वही आंसर बता पाएंगे इस क्वेश्चन का, इसलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रैपलिंग की, तो कह रहा है पहाड़ पर कूदना। तो देखिए पहाड़ पर कूदना रैपलिंग नहीं है। बी कह रहा है पहाड़ पर चढ़ना, तो पहाड़ पर चढ़ना भी आपका रैपलिंग नहीं कहलाता है। सी कह रहा है कि पहाड़ से उतरना। जी बिल्कुल आपकी ये बात एकदम सही है। रैपलिंग का मतलब ही यही है कि पहाड़ से उतरना, है ना। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बंद गोभी और मटर जो है वो किस देश के व्यापारी भारत लेकर के आए थे? विकल्प दे रखे हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी साथी आंसर कर देंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बंद गोभी और मटर की, तो ये जो है आपका ये यूरोप से आया था, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती, यानी कि कौन से पेड़ की ऐसी लकड़ी है जिसमें कीट नहीं लगते हैं, यानी कि दीमक के नाम से भी आप जानते होंगे। एक दीमक होती है वो एक प्रकार का कीट ही माना गया है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से पौधे की लकड़ी है जिसके अंदर कीट नहीं लगते हैं। विकल्प दे रखे हैं आम, बबूल, सिनकोना या फिर खिजड़ी का वृक्ष। सभी साथी आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जिस लकड़ी में आपका कीट नहीं लगता है वो है आपका खेजड़ी का पेड़, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खेजड़ी के साथ साथ आपका जो नीम का पेड़ होता है और इसी के साथ आपका एक कीकर का पेड़ होता है, उसके अंदर भी जो है वो कीड़े नहीं लगते हैं, यानी कि कीट नहीं लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है दोनों ही, कि जो आपका नीम है, कीकर है और जो खेजड़ी है, इन वृक्षों के अंदर कीट नहीं लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? विकल्प दे रखे हैं सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर या फिर पिसीकल्चर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, तो इसका पालन जो है वो आपका एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घड़सीसर तालाब किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में है, तो आपको बताना है कि जो घड़सीसर तालाब है ये किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था।
विकल्प दे रखे हैं चालुक्य, घड़सी, चंद्रगुप्त या फिर पुलकेशिन। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं घड़सीसर तालाब की, ये जो है आपका ये घड़सी नामक एक राजा हैं जिनके द्वारा जो है वो इसे निर्मित करवाया गया था, यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के एकदम रट्टे मार रखे थे, जैसा कि कल की क्लास में भी हो रहा था। कुछ लोगों ने जो है क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इसलिए जो है आपकी अब एकदम नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एनसीईआरटी की पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, और आपको बताना है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर अंतरिक्ष में सुनीता जो है वो किस पर आधारित है। विकल्प क्या दे रखे हैं आपके, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक स्थान, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, या फिर रोजमर्रा की चुनौतियां। सभी साथी आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये ऑनलाइन मोड में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रख लेना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में सुनीता जो है वो किस पर आधारित है, तो ये जो है आपका ये वास्तविक लोग और जो उनके अनुभव हैं इस पर आधारित है, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए आपको कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है वो बताना है, और विकल्प दे रखे परीक्षा को आसान बनाना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। तो सभी साथी आंसर कर दीजिए कि पाठ्यचर्या विकास के लिए कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होगा इनमें से। सभी जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए विकल्प ए में दे रखा परीक्षा को आसान बनाना। तो देखिए एनसीईआरटी जो है वो फ्लेक्सिबल करने की बात करता है, लेकिन आसान करने की बात कहीं पर भी नहीं दे रखी है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दे रखा है आपका, लेकिन आसान करने की बात कहीं पर नहीं दे रखी है, यानी कि पहला तो आपका गलत है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि आपको अधिगम ऐसा करवाना है कि बच्चा जो है वो कभी भी रटने पर ना जाए, बल्कि चीज़ों को करके सीखे या फिर उसे करके उसके जो अनुभव मिलते हैं वो उन चीज़ों को ग्रहण कर पाए, है ना। तो उसे जो है वो कभी रट्टू तोता नहीं बना के रखना है। सी कह रहा है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पाठ्यचर्या है इसको ऐसा समृद्ध बनाना है कि ये जो है वो पाठ्य पुस्तक ना सीमित होकर के ये बाहरी विश्व से, मतलब बाहरी ज्ञान से जोड़ी जा सके, है ना। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे को विद्यालय के साथ साथ जो उसका बाह्य वातावरण है उसके साथ भी बच्चे को जोड़ना चाहिए, यानी कि इंटरैक्ट करना चाहिए। इससे बच्चा जो है वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा, यानी कि विकल्प डी भी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सही आंसर की, तो इसका जो पहला वाला है, यानी कि जो इसका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, वो आपका है परीक्षा को आसान बनाना, यानी कि विकल्प ए में जो आपका दे रखा है ना, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की सुप्रसिद्ध चित्रकारी है। आपको ये बताना है कि जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है ये किस राज्य की सुप्रसिद्ध चित्रकारी है। विकल्प दे रखे हैं झारखंड, बिहार, केरल, कर्नाटक। सभी साथी आंसर कर देंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। जल्दी से बता दीजिए कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की, तो ये जो है आपकी ये बिहार राज्य की है, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली में ही आपका जो बिहार का मिथिला मखाना है इसे अभी जीआई टैग भी दिया गया है ना, तो ये भी आपको याद करना है कि जो बिहार का जीआई टैग है वो मिथिला मखाना भी है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है ना। तो यहाँ ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है आपको ये बताना है। विकल्प दे रखे हैं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, अनुभव के द्वारा सीखना, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ज्ञात से अज्ञात। तो सभी साथी आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए कि ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा विकल्प सही है।
तो देखिए कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। अनुभव के द्वारा सीखना, बिल्कुल ये बात भी आपकी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने अनुभव के द्वारा, यानी कि जो चीज़ वो करता है और उसे उस चीज़ को करने से जितने भी अनुभव मिलते हैं तो वो उन चीज़ों के द्वारा उन चीज़ों को सीख लेता है। तो बी भी आपका सही है। सी कह रहा है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा है ज्ञात से अज्ञात, तो ये बात भी आपकी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो चीज़ें आपको ज्ञात होती हैं आप उन पे ना जा करके जो अज्ञात चीज़ें होती हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये बात भी आपकी सही है। यानी कि विकल्प जो तीसरा होगा आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी ये तीनों ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? विकल्प दे रखे हैं, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विस्तार और कौशल को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके एनसीएफ 2005 की, तो इसमें कह रहा है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है एकदम। बी कह रहा है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो अधिगमकर्ता, जैसे कि आप अधिगमकर्ता हो गए तो इनके बीच में क्या होगा, विचार और जितने भी कौशल होंगे उनको आप एक दूसरे से साझा करेंगे, है ना। जितने भी सीखने वाले होंगे उन सभी के साथ जब तक आप अपने विचारों को और अपने अनुभवों को साझा नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। और सी कह रहा है कि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, तो देखिए ये आपका नहीं होगा ना, जानकारी प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है, यानी कि सी आपका गलत है। डी कह रहा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता के द्वारा जब तक ज्ञान का सक्रिय निर्माण नहीं होगा तब तक भी आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, यानी कि इसमें विकल्प ए, बी और जो डी है वो एकदम सही दे रखे हैं, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्या कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित है ना। तो आपको ये बताना है कि जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है इसमें समग्र शब्द किससे संबंधित है? समग्र विकास से, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से, सहपाठी चर्चा क्रियाकलाप से, या फिर शैक्षिक क्षेत्र से, संज्ञानात्मक विकास से। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए जहां भी अगर आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन आए, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, मतलब कि उसका पूर्ण रूप से चारों तरफ का जो उसका अधिगम और वातावरण है उन सभी के अनुसार, यानी कि चारों तरफ से उसका जो है वो आपको मूल्यांकन करना है, यानी कि जो आपका विकल्प ए दे रखा है समग्र विकास से, है ना, तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? आपको बताना है कि जो एक शिक्षक है ईवीएस का वो इनमें से किन चीज़ों के अंदर स्वच्छता अभियान को चला सकता है। विकल्प दे रखे हैं, क्षेत्र भ्रमण, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट वर्क या फिर प्रयोगात्मक कार्य। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, तो इसमें पहला दे रखा है क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए क्षेत्र भ्रमण में आपका स्वच्छता अभियान नहीं आएगा। तो जो आपका क्षेत्र भ्रमण होता है, पहली चीज़ तो होता है कि वहाँ पर बच्चों को ले जाया जाता है और बच्चे जब वहाँ पर किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर उसका अवलोकन करते हैं, उन चीज़ों से उन्होंने क्या क्या सीखा, तो वो जो होता है आपको वो क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। तो इसके अंदर स्वच्छता अभियान का क्षेत्र भ्रमण से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। और बी कह रहा है प्रदत्त कार्य, यानी कि जो होमवर्क वगैरह होते हैं वो देना। तो देखिए स्वच्छता अभियान से होमवर्क का भी कोई लेना देना नहीं है। और सी कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट होता है, तो इसी के तहत जो है वो स्वच्छता अभियान जो है वो चला रहा है एक शिक्षक। तो यानी कि जो विकल्प सी होगा वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है प्रयोगात्मक कार्य। तो देखिए यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गिजुभाई बघेला कौन है? आपको ये बताना है, गिजुभाई बघेला हैं जो, इनका एनसीईआरटी में जिक्र है। तो
तो आपको बताना है कि ये कौन है। क्या ये एक गायक है, एक्टर हैं, लेखक है या फिर ये जादूगर हैं। जल्दी से आप सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। देखिए विकल्प सी जो होगा यानी कि एक लेखक, गिजू भाई बघेला जो हैं आपके, ये एक लेखक हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो है वो बच्चों के लेवल की मज़ेदार कहानी और जो पत्र होते हैं उनके लेखक हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ईवीएस की शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गाँव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही अपना घर बनाते हैं। यानी कि जो भी वहाँ की मिट्टी या घास फूस या झाड़ियाँ जो हो गई वहाँ से वो अपना घर बना लेते हैं। जबकि मुंबई जैसे जो शहर होते हैं वहाँ पर लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसे सामग्री खरीद करके घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिलती है। कह रहा है कि क्या ये प्रयोग करना होगा, क्या ये प्रयोग करना होगा या फिर तुलना करना और विश्लेषण करना, या फिर अवलोकन और रिकॉर्डिंग होगा, या फिर ये विश्लेषण होगा। तो सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कह रहा है कि राजस्थान के जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, वो जो है जितनी भी उनकी उपलब्ध सामग्री होती है, यानी कि जो वहाँ घास फूस होती है या जो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं या वहाँ की जो मिट्टी होती है, उन चीज़ों से अपना घर बनाते हैं। और दूसरी तरफ दे रखा है कि जो मुंबई जैसे बड़े शहर होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो सीमेंट, ईंट और कांच हो गया या फिर टाइल्स वगैरह जो हो गया, उन चीज़ों से अपना घर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है गांव की और शहर की। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते थे कि यहाँ पर तुलना होगी। देखिए यहाँ पे जबकि भी लिखा है, तो जबकि भी एक तुलना वाला शब्द ही कहलाता है। तो इस चीज़ से भी आप पहचान सकते थे, यानी कि जो विकल्प बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तुलना करना और विश्लेषण करना, है ना। यहाँ पे तुलना भी हो रही है और विश्लेषण हो रहा है, मतलब चीज़ों को बताया जा रहा है ना। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि चींटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना। आपको सत्य कथन यहाँ पे चूज करना है। कह रहा है कि सभी चींटियों का काम बटा रहता है, रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां जो होती हैं वो बिल का भली भांति ध्यान रखती हैं, और जो मजदूर चींटियां होती हैं वो भोजन को दूर दूर से ढूंढ कर लाने का कार्य करती हैं। तो आप सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कि इस क्वेश्चन का सही कथन क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चींटियों के बारे में, तो ए कह रहा है कि सभी चींटियों का काम बटा रहता है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है, चींटियों का काम बटा है। बी कह रहा है कि रानी चींटियां अंडे देती हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो चींटियों का काम बटा है कि रानी चींटी जो है वो अंडे दे रही है। सी कह रहा है कि सिपाही चींटियां जो होती है वो बिल का भली भांति ध्यान रखती हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, जो सिपाही चींटियां होंगी वो जो है बिल का ध्यान रखेंगी क्योंकि वो सिपाही हैं। डी कह रहा है कि मजदूर चींटियां जो होंगी वो भोजन को दूर दूर से ढूंढ कर लाने का कार्य करेंगी, तो देखिए मजदूर का काम ही यही होता है कि भोजन के लिए मजदूरी करना, है ना। तो ये बात भी आपकी सही है, यानी कि जो उसके सारे कथन हैं ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों ही सही हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको आंसर बताना है जो आपके विकल्प दे रखे हैं उसके अनुसार। तो विकल्प ए में कह रहा है कि झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है कि मणिपुर। तो आप सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य से होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक चावल उत्पादन की, तो ये जो है आपका ये उड़ीसा के जो कालाहांडी जिला है ये वहाँ से होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं बिल्कुल भी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में एकदम क्लियर दे रखा है कि आपका जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन है ये उड़ीसा के कालाहांडी से है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।